गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट फर्स्ट। आज हम शुक्र द्वारा अपनी शुक्र नीति में वर्णित मंत्रियों और मंत्री परिषद तथा प्रशासनिक प्रणाली में व्यक्त किए गए विचारों पर चर्चा करेंगे। मंत्रियों के बारे में शुक्र ने कहा है कि मंत्री राज्य के लिए जो 7 अंग आवश्यक हैं उनमें से एक है। कोई भी राजा राज्य की व्यवस्था से संबंधित महान कार्य मंत्रियों या सहायों की सहायता के बिना नहीं कर सकता। राजा के लिए युवराज और मंत्री की आवश्यकता बहुत अधिक है। युवराज तो राजा की बाईं भुजा होता है और मंत्रियों का जो समूह होता है यानी मंत्री परिषद राजा के नेत्र यानी आँखें और कान होते हैं। युवराज और मंत्रियों के बिना राजा अपनी भुजा, आँख और कान से हीन होता है। यानी युवराज तो राजा की बाईं भुजा है और विभिन्न जो मंत्री हैं वो राजा के आँख और कान हैं। तो आँख और कान तथा भुजा के बिना जिस प्रकार शरीर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता, उस प्रकार राजा भी राज्य की व्यवस्था या शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य युवराज और मंत्रियों के बिना नहीं कर सकता। शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में मंत्रियों की संख्या 8 बताई है। 8 मंत्रियों का उल्लेख शुक्र नीति में किया गया है कि कौन कौन से हैं। सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान तथा सचिव, अमात्य, प्राग विभाग और प्रतिनिधि। 8 मंत्रियों के 8 प्रकार बताए गए हैं। सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राग विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र ने इन 8 मंत्रियों को राज्य की 8 प्रकृतियां भी कहा है और पुरोहित को इन 8 से ऊपर बताया है। पुरोहित के अतिरिक्त दूत की भी कल्पना की गई है। दूत को भी अन्य पदाधिकारी के रूप में बताया गया है। पुरोहित और दूत इन 8 मंत्रियों से अलग होते हैं। तो 8 प्रकृतियां तो थी मंत्री और शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी हैं। यानी 8 मंत्री, 9वां पुरोहित और 10वां दूत। 8 प्रकृतियां शुक्र ने राजा की या राज्य की बताई हैं। अब प्रतिनिधि कौन है? जो कार्य और अकार्य का प्रतिज्ञाता हो उसे प्रतिनिधि कहा गया है। जो राजा के समस्त कार्यों का दृष्टा हो उसे प्रधान कहते हैं। जो सेना का ज्ञाता हो उसे सचिव कहा गया है। जो नीति में कुशल हो वह मंत्री कहलाता है। जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? पंडित। और जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो, जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो उसे प्राग विभाग कहते हैं। और अमात्य किसे कहा गया है? देश और काल के ज्ञाता को अमात्य कहा गया है। देश और काल का ज्ञाता अमात्य। सेना का ज्ञाता हो वह सचिव और जो राज्य के समस्त कार्यों का दृष्टा हो वह प्रधान। और जो आय व्यय का ज्ञाता हो उसे सुमंत्र कहा गया है। आय व्यय के ज्ञाता को क्या कहा गया है? सुमंत्र। इस प्रकार 8 मंत्री और 2 अन्य प्रकृतियां पुरोहित और दूत। पुरोहित इन 8 अधिकारियों से पृथक और सर्वश्रेष्ठ होता है और दूत भी पुरोहित यानी इनके बाद आता है। इन 8 प्रकृतियों के
अतिरिक्त है। शुक्र ने केवल ये 8 विशेष अधिकारी ही नहीं बताए, विशेष मंत्री या विशेष अधिकारी ही नहीं बताए, इन विशेष अधिकारियों के विशेष लक्षण और विशेष कार्य बताए हैं, जो कि वर्तमान समय की जो विभागीय व्यवस्था है, यानी अलग मंत्रियों के विभिन्न अलग अलग विभाग होते हैं, यानी जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, मंत्रियों के अलग अलग विभाग हैं, उनसे मिलती जुलती व्यवस्था शुक्र ने प्राचीन समय में ही बता दी थी। 8 मंत्रियों के अलग अलग विशेष विभाग बांटे गए हैं, विशेष कार्य बताए गए हैं और विशेष लक्षण बताए गए हैं, जो कि आज की विभागीय व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो इससे शुक्र की दूरदर्शिता परिलक्षित होती है। शुक्र प्राचीन राजनीतिक चिंतक शुक्र ने मंत्रियों की योग्यता के बारे में भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और योग्य व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करने की बात कही गई है। रामायण, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र की भांति उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को मंत्री परिषद या मंत्री पद पर नियुक्त करने की बात शुक्र नीति में भी कही गई है। लेकिन शुक्र इसको लेकर कि उच्च कुल का व्यक्ति ही मंत्री बन सकता है, इस बात को लेकर कट्टर नहीं है। उन्होंने शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि जैसे सोने को तपाकर उसकी परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार कर्म, गुण, शील आदि से युक्त जो उच्च अधिकारी हैं उनकी परीक्षा की जानी चाहिए और राजा को चाहिए कि वह उनकी परीक्षा करे और विश्वास के योग्य व्यक्ति का विश्वास करे और उसे उच्च पद पर नियुक्त करे। जाति और कुल की अपेक्षा कर्म, शील और गुण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार उच्च कुल का व्यक्ति ही मंत्री होना चाहिए, इस बात के लिए शुक्र कट्टर नहीं है। उन्होंने विचार जरूर व्यक्त किया है कि उच्च कुल का व्यक्ति है वो बुद्धि संपन्न होगा, विद्वान होगा, ब्राह्मणों की नियुक्ति मंत्री पद पर की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने हार्ड और फास्ट ये नहीं कहा है या कट्टर रूप से ये नहीं कहा है कि केवल ब्राह्मण व्यक्ति ही मंत्री पद पर आसीन हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जाति और कुल की अपेक्षा कर्म, शील और गुण ज़्यादा सम्मानजनक दृष्टि से देखे जाने चाहिए। शुक्र नीति में मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए किसी भी व्यक्ति का आचरण जो है वो उत्तम होना चाहिए। मंत्री बनने के लिए या मंत्री परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को गुणी होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, प्रियवादी, हितोपदेशक और कष्ट सहन करने में तत्पर, धर्मात्मा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बुद्धि से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार जिनमें ये गुण होते हैं वो व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं और मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। और मंत्रियों में राजा का भय भी होना चाहिए। जिन मंत्रियों को राजा का भय नहीं होता उनसे राज्य की उन्नति संभव नहीं होती। जो विभिन्न प्रकार के मंत्री शुक्र द्वारा बताए गए हैं, जैसे सुमंत्र, प्रधान, सचिव, प्राग विभाग, प्रतिनिधि, इन सब के अलग अलग कार्य तो बताए ही गए हैं, इनकी अलग अलग योग्यताएं भी शुक्र द्वारा बताई गई हैं। सुमंत्र से शुक्र नीति में यह अपेक्षा की गई है कि वह आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने, जानने और संपन्न कराने की योग्यता से युक्त होगा। प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण भली भांति पूर्वक करने की योग्यता रखने की अपेक्षा की गई है, यानी शासकीय कार्यों का भली भांति निरीक्षण जो कर सके वह प्रधान होगा। प्रधान में ये योग्यता होनी चाहिए। सचिव से सैन्य संचालन का, सचिव में क्या होना चाहिए? सैन्य संचालन का भली भांति ज्ञान रखने की अपेक्षा की गई है। अमात्य को
देश, काल और लेख के विषय का भली भांति ज्ञाता होना चाहिए। और प्राग विभाग के लिए ये जरूरी माना गया है कि उसे लोक व्यवहार और शास्त्रों तथा कानून का ज्ञाता होना चाहिए। प्राग विभाग को लोक व्यवहार, शास्त्र और विधि का ज्ञाता होना चाहिए। प्रतिनिधि से ये आशा की गई है कि उससे करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों का यानी धर्मयुक्त और अधर्म यानी करने योग्य और न करने योग्य कार्यों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। शुक्र नीति में यह भी कहा गया है कि दूत को सामने वाले के हाव भाव और चेष्टाओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। हृदयगत भावों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। दूत को 60 गुण्य नीति का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न विषयों में उचित व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। उसमें वाक पटुता या वाक चातुर्यता होनी चाहिए। दूत को निर्भीक होना चाहिए। ये सभी गुणों से युक्त व्यक्ति ही दूत की उचित भूमिका निभा सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को दूत पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। जो राजन शुक्र नीति में जो सहाय बताए गए हैं, मंत्री बताए गए हैं, यानी राजा के सहायक बताए गए हैं, उन सब में पुरोहित की स्थिति सबसे श्रेष्ठ है। पुरोहित ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह राजा और राष्ट्र दोनों का पालक होता है। इसलिए शुक्र नीति में पुरोहित की योग्यता और गुणों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। और यह कहा गया है कि पुरोहित को मंत्रों उच्चारण सहित अनुष्ठान में कुशल होना चाहिए। उसे तीनों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। यज्ञ आदि कार्यों में पुरोहित को परायण होना चाहिए। पुरोहित को जितेंद्रिय होना चाहिए, क्रोध विहीन होना चाहिए, लोभ और मोह से रहित होना चाहिए। पुरोहित को नीति शास्त्र में भी कुशल होना चाहिए, व्यूह रचना में कुशल होना चाहिए। इस प्रकार पुरोहित को नैतिक गुणों से भी युक्त होना चाहिए, जिससे कि वो राजा को उसके गुणों और अवगुणों का ज्ञान करवा सके, बोध करवा सके, और जिससे कि शासक धर्म नीति के अनुसार आचरण कर सके। इस प्रकार पुरोहित की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए शुक्र नीति में पुरोहित की योग्यता का विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि पुरोहित को सहायों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वही राजा को सलाह दे सकता है, राजा को धर्म नीति के अनुसार आचरण करने के लिए राजा पर नैतिक प्रभाव डाल सकता है। शुक्र नीति में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री परिषद और मंत्रियों के कर्तव्य और दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। मंत्रियों की भूमिका परामर्शदायी है, परामर्शदात्री है, यानी मंत्रियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे राजा को निर्भीकता पूर्वक परामर्श दें। उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो राजा को प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार के परामर्श दे सकें, क्योंकि उनके परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग और प्रजा का कल्याण निर्भर करता है। मंत्रियों के परामर्श पे ही कोष में वृद्धि, जनता का कल्याण और सेना का समुचित उपयोग निर्भर करता है। इसलिए मंत्रियों को ये चाहिए कि वे राजा को उचित परामर्श दें, चाहे वह परामर्श प्रिय हो अथवा अप्रिय। वे राजा को बुद्धि और उद्योग से जागरूक रखें। ये मंत्री राजा के सुहृदय हैं, मित्र हैं और राजा के गुरु भी हैं, और राजा को उनके परामर्श का ही सहारा होता है। उनके परामर्श की सहायता से ही वह राज्य व्यवस्था का संचालन जैसा महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। इसलिए राजा अपने राज्य कार्य या राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए युवराज और मंत्रियों की सहायता लेता है। प्रतिनिधि को ये चाहिए कि वह राजा के हितकारी
एवं अहितकारी कार्यों और तथा कर्तव्यों और अकर्तव्यों को जानना चाहिए। प्रतिनिधि को चाहिए कि वो राजा को सत्कार्य और हितकारी कार्य करने की प्रेरणा दे और ऐसे कार्य करने से रोके जो राजा के लिए अहितकर हों, राज्य के लिए अहितकर हों। प्रधान का ये दायित्व है कि वे राजकीय कार्यों में उचित और अनुचित में भेद करे। सचिव का ये दायित्व है, सचिव कौन होता है? सेना से संबंधित जो होता है। सचिव का ये दायित्व है कि वे सेना से संबंधित विभिन्न विषयों के संदर्भ में आवश्यक कार्यों को संपन्न करे। इस प्रकार शुक्र नीति में विभिन्न मंत्रियों के विभाग अलग अलग बताए गए हैं, उनके कार्य अलग अलग बताए गए हैं, उनके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वे भी विभिन्न विभिन्न हैं और उनके लिए दायित्व भी अलग अलग है। सुमंत्र कौन होता है? सुमंत्र होता है राज्य का वित्त मंत्री। वित्त मंत्री किसको कहा गया है शुक्र नीति में? सुमंत्र को। सुमंत्र को वित्त मंत्री के रूप में देखा गया है। और पंडित का ये दायित्व है कि वह प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करे। पंडित प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करे। प्रागविभाग के जो कार्य हैं वो न्याय से संबंधित हैं। न्यायिक प्रकृति के कार्य प्रागविभाग को दिए गए हैं। और अमात्य को शुक्र ने राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना है। और पुरोहित के दायित्व भी शुक्र नीति में बताए गए हैं। उसका मुख्य कार्य राजा के आचरण के नैतिक पक्ष पर सतर्कता के साथ नियंत्रण रखना है। इस प्रकार विभिन्न विभागों 8 प्रकार के मंत्री और 2 अन्य पंडित और पुरोहित और दूत माने गए। इस प्रकार राज्य की 10 प्रकृतियां बताई गई हैं, उनके अलग अलग कार्य भी बांटे गए हैं। ये जो आधुनिक समय की विभागीय प्रणाली है उस प्रकार के प्रतीत होते हैं। ये शुक्र की दूरदर्शिता के परिचायक हैं। शुक्र ने मंत्री परिषद और मंत्रणा की कार्य प्रणाली के बारे में भी अपना विचार प्रस्तुत किया है। शुक्र ने मंत्री परिषद और राजा द्वारा मंत्रणा के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली की विवेचना भी विस्तार पूर्वक की है। शुक्र ने कहा है कि प्रत्येक विभाग से संबंधित विचारणीय प्रश्न उस विभाग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? उस विभाग का मंत्री। और विभाग के मंत्री द्वारा उस विषय पर राजा के साथ परामर्श करते हुए निर्णय किया जाता है। यह भी आज की विभागीय प्रणाली से मिलता जुलता है। और शुक्र ने आज्ञा पत्र के बारे में भी बताया है कि आज्ञा पत्र किस प्रकार लिखे जाने चाहिए और उनकी भाषा किस प्रकार होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार आज्ञा पत्रों के बारे में भी शुक्र ने वर्णन किया है। शुक्र नीति में जो प्रशासन के कुछ अन्य पहलू भी वर्णित किए गए हैं, जैसे कर पद्धति और स्थानीय प्रशासन के बारे में भी शुक्र ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कर आय व्यय के बारे में शुक्र ने कहा है कि सेना और प्रजा के संरक्षण के लिए और यज्ञ करने हेतु कोष का संग्रह करना चाहिए। ऐसा कोष जो प्रजा के रक्षा के लिए, यज्ञ के लिए, सेना आदि के लिए इकट्ठा किया जाता है, ऐसा कोष लोक और परलोक दोनों में ही सुखदायी होता है। और जो अन्याय से कोष का संग्रहण करता है, अन्याय से धन एकत्र करता है, वह पाप का भागी होता है। राजा को अपनी आय का 1/3 भाग से सेना का संग्रह करना चाहिए और आधा भाग दान में लगाना चाहिए और आधे भाग में प्रजा की रक्षा का कार्य करना चाहिए। कोष का जो आधा भाग होता है, इस प्रकार कोष का उचित व्यय जनता की रक्षा, प्रजा की रक्षा, यज्ञ करने, दान देने और सेना आदि में राजा को करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन के बारे में भी
शुक्र नीति में विचार प्रस्तुत किए गए हैं और कहा गया है कि जिस व्यक्ति में राजा 10 गांवों का अधिकार देता है वह नायक कहलाता है। 10 गांवों का अधिकार उसके ऊपर होता है वो होता है नायक, और जो 100 गांवों का अधिपति होता है वह होता है सामंत। 100 गांवों का अधिपति, 100 गांवों का अधिपति सामंत और 10 गांवों का नायक। और इसके अतिरिक्त जो 10,000 गांवों का कर ग्रहण करता है, 10,000 गांवों का कर ग्रहण करता है वह आशा पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? आशा पालन। प्रत्येक गांव में एक भूमि कर इकट्ठा करने वाला राजा द्वारा नियुक्त ग्रामपति होता है। प्रत्येक गांव में जो कर इकट्ठा करता जो व्यक्ति वह ग्रामपति होता है। और जितना देश जिस राजा के अधीन होता है उतना प्रदेश उसका राष्ट्र कहलाता है। स्थानीय प्रशासन की इस व्यवस्था के आधार पर शुक्र ने विकेंद्रीकरण, सत्ता और व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है, जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था से मिलता जुलता है। इस प्रकार हम अगर देखें तो शुक्र नीति में जो विभागीय व्यवस्था दी गई है, 8 प्रकार के मंत्री और उसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रकृतियाँ पुरोहित और दूत की व्यवस्था की गई है, और स्थानीय प्रशासन पर चर्चा की गई है, वह दूरदर्शिता की परिचायक है और आधुनिक पद्धति से मिलती जुलती है। यही है शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था और मंत्री परिषद की व्यवस्था। धन्यवाद।